नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। लोकतंत्र के पर्व का उत्सव बाकायदा मनाया जा रहा है। 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे की वोटिंग के दौरान 23% से अधिक मतदान की खबर है। सभी क्षेत्रों में भारी उत्साह दिख रहा है मतदाताओं पर और हर एक विधानसभा के चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स तैनात हैं और वो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए एवी स्टार न्यूज पर एक मैराथन कवरेज का दौर के तहत हम इस समय हाजिर हुए हैं कुछ जिलों के बारे में जानकारी लेकर के। लेकिन हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कुछ वीआईपी सीट्स पर वो वीआईपी कैंडिडेट किस तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान स्थल पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से भारी उत्साह है मतदाताओं में। और ये आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा किस तरीके से लखनऊ में वोट करने के बाद अपनी उंगली दिखाते हुए कि उन्होंने मतदान किया है। ये इस बात का साक्षी, इस बात की गवाही है कि सपत्नीक उन्होंने मतदान किया और अपने मतदान के जरिए प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर दिया है डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने। उन्होंने किसको वोट दिया होगा ये वो जानते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में ये अधिकार उस मतदान करने वाले व्यक्ति के ऊपर, उस मतदाता पर निर्भर करता है। इसलिए दिनेश शर्मा को आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में। और दूसरी तस्वीर में ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं, अपना मतदान करने के बाद वो भी उंगली पर स्याही का निशान दिखाते हुए और वो कुछ बातचीत भी करते हुए दिख रहे हैं। हम उनके बात को भी सुनवाएंगे कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। और महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, जल मंत्री रहे हैं और प्रतापगढ़ से ये बिलोंग करते हैं, लेकिन अपना वोट डालने के बाद वो भी आगे बढ़ते हुए ये 3 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप। तीनों कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम इस समय आपके स्क्रीन पर 3 तस्वीरों के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद बाहर आते हैं। और ये 3 तस्वीरें और देख सकते हैं। बसपा प्रमुख मायावती प्रतिक्रिया दे रही हैं चुनाव के संदर्भ में। पंकज सिंह जो राजनाथ सिंह के सुपुत्र हैं और नोएडा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनकी वोटिंग हो चुकी है। लखनऊ पहुंचे हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद वो संवाददाताओं से कुछ बातचीत कर रहे हैं। और मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, उन्होंने भी परिवार के साथ मतदान किया और सब अपनी उंगलियों पर लगे स्याही के निशान को दिखाते हुए कि उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो ये आप इन 3 तस्वीरों के जरिए वीआईपी सीट पर उन वीआईपीज के तरफ से अपने मताधिकार के प्रयोग का जो भी उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, अपना मताधिकार का जिस स्तर पे प्रयोग किया है, फिलहाल वो सबको इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने मतदान कर लिया है और अपने हिसाब से, अपने विवेक के अनुसार उन्होंने प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर दिया है। ये आप 3 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कई ऐसी तस्वीरें जो आपको हम हर एक सेगमेंट में दिखा रहे हैं। एवी स्टार न्यूज हर उस विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख प्रत्याशियों के उनके विचार को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ये वीआईपी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद। हम इनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कुछ कहना है इनका आप खुद ही सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पहले से अच्छा काम किया है और ये चौथा चरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत और आप सीटें हम जीत रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही है, कानून का राज स्थापित हुआ है, गरीब आदमी को जीवन जीने लायक स्तर उसका बढ़ा है और लोग महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी सरकार, स्थायी सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त और कानून व्यवस्था युक्त सरकार दे सकती है।
इन 9 जिलों में 59 सीटों का जहां चुनाव हो रहा है, अभूतपूर्व उत्साह है, उमंग है। हर किसी के मन में इच्छा है कि जिस तरीके से 5 सालों में सरकार ने काम किया है और डबल इंजन की सरकार ने हर तरीके के चतुर्दिक उत्तर प्रदेश का विकास किया है, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर और बांदा से लेकर बहराइच तक उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। कानून का राज्य स्थापित हुआ है। गुंडे और माफियाओं पर पूरी तरीके से योगी जी का जो बुलडोजर चला है, और इसके लिए हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम फिर से कमल वाले खाने की बटन को दबाएं और योगी जी की सरकार 2017 की 9 सीटें इस बार नहीं। बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, और तीसरे चरण के बाद धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। चारों तरफ जनसैलाब उमड़ रहा है। हर किसी के मन में इच्छा है कि जल्दी हम ईवीएम के पास पहुंचे और कमल वाले खाने की बटन को दबाएं और फिर से योगी जी की सरकार। मुझे लगता है कि भाजपा 300 से ऊपर 350 के आसपास सीटें हम लोग जीत कर आएंगे, और सपा बसपा कांग्रेस ये 35A और 370 की तरह इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएंगे। 85-15 क्या रेशियो है जो अखिलेश यादव जी दे रहे हैं? अब देखिए, वो तो मुझे लगता है कि उनको गलतफहमी है। इस बार धीरे धीरे जैसे जैसे मतदान हो रहा है, वह 100 एक तरफ भाजपा और 0 में समाजवादी पार्टी होती चली जा रही है। आज चौथे चरण चुनाव हुआ है, कितने सीटें भारतीय पार्टी? और देखिए, आज चौथा चरण चल रहा है, लेकिन अभी तीसरे चरण तक के बारे में मैं जो कहूं तो 172 सीटों में से लगभग हम लोग 160 सीटें हम लोग उसमें भी जीतेंगे, और इस चरण में भी, आज के भी जो चरण होगा उसमें भी हम लोग अच्छी सीटें जीत कर आएंगे। कुल मिला के 300 से ऊपर 350 के आसपास सीटें हम लोगों की होंगी। देखिए, बिल्कुल मिलेगा। मैं तो देखिए, मैं चुनाव से पहले भी मैं प्रभारी के नाते युवा मोर्चा के मैं प्रदेश देखा हूँ, मैं कैंडिडेट के नाते मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर आया हूँ, यहाँ पर मैंने अभी वोट डाला है। मैं कह रहा हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो किसान जिसके बच्चे फौज में रहकर देश की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो रात दिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खड़े रहते हैं, वो जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो सपा बसपा कांग्रेस जैसे लोग, ये विपक्ष, उनके शौर्य और पराक्रम पर उनकी पीठ थपथपाने के बजाय उनके पराक्रम और शौर्य का सबूत मोदी जी से मांगता है, भगवान राम के अस्तित्व का सबूत मोदी जी से मांगता है। तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता नकार देगी, कभी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और मुंहतोड़ जवाब इस चुनाव में देने वाले हैं। ये प्रतिक्रिया आप पंकज सिंह, जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उनके सुपुत्र हैं और गौतम बुद्ध नगर से विधायक हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे चौथे चरण के संदर्भ में। इसके पहले आपने ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री और महेंद्र सिंह कैबिनेट मंत्री के विचार और उनकी प्रतिक्रिया को आपने सुना है स्टार न्यूज पर। तो कुल मिलाकर के भारी मतदान आज हो सकता है, क्योंकि 11 बजे तक 23% के करीब मतदान हो चुका है। लखनऊ सहित तमाम 9 जिलों के विधानसभा क्षेत्रों से जो हमें खबरें मिल रही हैं। सीधे हम जुड़ रहे हैं लखनऊ से ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला, और फतेहपुर से हम राजनीतिक विश्लेषक अरुण सिंह के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी शायद जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल हम अनूप आपसे ही करना चाहेंगे कि 5 घंटे के दौरान आपने भारी मतदान का एक नज़ारा देख लिया है। ऐसा लग रहा है कि 3 चरण के जो मतदान हुए उस ट्रेंड को और वो जो दौर चला उससे आगे की बात अब मतदाता कहते हुए दिख रहे हैं, अर्थात भारी उत्साह तो भारी मतदान की खबर। शायद 6 बजे के बाद ये खबर प्रमुख रूप से सभी समाचार चैनलों की तरफ से चलाई जाने लगे। ऐसा है कि जैसे लखनऊ में जो सवेरे 7 बजे से ही भारी उत्साह दिखाई दे रहा था, लाइव जुड़ा से लंबी कतार लगने लग गई थी, और अभी लगभग 11 बजे तक की जो अभी मेरे पास लेटेस्ट हुआ है, लगभग 22% के आसपास लखनऊ में मतदान हो चुका है। जो कहने मतलब है कि हाँ भारी उत्साह है, और जो पिछली जो 3 चरण की वोटिंग रही है, फिलहाल उसके लगभग 19-20 का अंतर दिखाई दे रहा है। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 19-20 का अंतर है। अभी ये शाम तक कहाँ तक ये परसेंटेज वोटिंग का जाता है, ये अभी देखने वाली बात है कि क्या 60% का जाता है या नहीं जाता है। लेकिन हाँ भारी उत्साह है, और ये बेशक ये अच्छी बात है कि जैसे आपने 3 में देखा है कि थोड़ा सा मतदान उदासीनता के साथ रहा, दूसरा थोड़ा उदासीन रहा, थोड़ा सा निष्क्रिय रहा, लेकिन इस समय हाँ मतदान अच्छा हो रहा है। अभी शाम तक अभी इंतजार करना पड़ेगा कि रिजल्ट क्या आता है, वोटिंग परसेंटेज लखनऊ को क्या रहता है, 60 या 62% के ऊपर जाता है या वो भी यही नीचे इसकी रह जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि
बार ये पहला चुनाव हो रहा है जब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के बिना ये लखनऊ की सारी विधानसभा सीटें बीजेपी लड़ रही है। ये सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि क्योंकि 2017 में भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के साथ में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अब इस समय अटल बिहारी वाजपेयी का ना तो कहीं किसी बैनर या पोस्टर पर कोई चेहरा दिखाई देता है उनका, और ना ही पूरे प्रत्याशी उनकी बात करता हुआ दिखाई देता है। ये पहला चुनाव होगा जब लखनऊ में बिना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम के चुनाव लड़ा जा रहा है, जो उनका संसदीय क्षेत्र था। फिलहाल वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये संसदीय क्षेत्र है। अभी जहाँ मैं अलीगंज के बूथ में रहा हूँ, अभी उनके बड़े सुपुत्र नीरज सिंह अभी यहाँ से आके गए हैं। तो कहने का तीसरी विधानसभा क्षेत्र है लखनऊ का ये, तो कहने का मतलब इस समय राजनाथ सिंह जी के लिए उनकी दाव पर लगी हुई है, उनका संसदीय क्षेत्र है और इससे काफी दबाव भी रहेगा कि इस पिछली बार का जो प्रदर्शन रहा है 9 में से 8 सीटें बीजेपी जीती थी, वो परसेंटेज यहाँ पर बीजेपी यानी वो जो नंबर है वो यहाँ पर बना के रखेगा। उससे ज्यादा ले जाए, कम से कम उससे कम तो ना जाए, 8 से कम तो ना जाए, उससे आगे ही जाए, 9 हो जाए, ये कम ना जाए। ये राजनाथ जी की प्रतिष्ठा का भी, लखनऊ की जो संसदीय क्षेत्र का है उनकी प्रतिष्ठा का भी ये सवाल होती है। अनूप, इस समय आप किस विधानसभा क्षेत्र में और किस पोलिंग बूथ पर खड़े हुए हैं, वहां के बारे में क्या ताजा जानकारी है, बताएं। मैं इस समय लखनऊ की उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज क्षेत्र में खड़ा हूँ। यहाँ से पिछली बार के विधायक जो बीजेपी के थे नीरज बोरा, वो इस बार से पुनः यहाँ से प्रत्याशी है और सपा से यहाँ पूजा शुक्ला यहाँ खड़ी है। पहले जो प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जो सपा के पूर्व मंत्री थे वो इस समय सलीम नगर चले गए, यहाँ से पहले ही प्रत्याशी थे। तो फिलहाल यहाँ नीरज बोरा जो वर्तमान विधायक और इस समय पुनः वो यहाँ से प्रत्याशी बन रहे हैं और नेक्स्ट लड़ाई चल रही है। देखना होगा कौन किसके पास खाते में जीत आती है। फिलहाल यहाँ उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है लखनऊ का ये और अलीगंज क्षेत्र होता है। अनूप जी, आप कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करिए। आपके पीछे बहुत भीड़ सी मुझे दिख रही है, हालांकि आप कितना बात कर पाते हैं ये देखना होगा, लेकिन तब तक मैं फतेहपुर चलता हूं। फतेहपुर से राजनीतिक विश्लेषक कुंवर अरुण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फतेहपुर की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं और बता सकते हैं। कुंवर अरुण, 22 से आपकी जानकारी के मुताबिक लगभग 23% से अधिक मतदान हो गया है। क्या लगता है कि शाम 6 बजे तक फतेहपुर की जनता जो है वो भारी उत्साह से मतदान ऐसे ही करती रहेगी और 60% से अधिक मतदान हो जाएगा वहां पर? फतेहपुर की जनता में बहुत बड़ा उत्साह है। हाँ। और यहाँ की जनता मतदान के दिवस को सारा अपना कार्य छोड़ करके और मतदान से ही अपना ध्यान आकर्षित करती है। और ये प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी क्षेत्र रहा है। अरुण, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस बार फतेहपुर के स्थानीय मुद्दों के साथ उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे थे वो किस तरीके से डाइल्यूट हुए हैं या प्रभावी हो रहे हैं? क्या पूरे प्रदेश का एक मुद्दा या मंदिर मस्जिद का मुद्दा या फतेहपुर का स्थानीय मुद्दा क्या ज्यादा प्रभावी है जो जनता के मन में है और वो वोट में कन्वर्ट होगा? जहाँ तक फतेहपुर की जनता के मन में है वो सब प्रमुख लॉ एंड ऑर्डर है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर में आकर्षित है। पहले की नवासी में 1989 में प्रताप सिंह जी का 35 साल यहाँ और कुंवर अरुण, अगर मैं क्षेत्रवार बात करूं तो जहानाबाद, बिंदकी, सदर, आया शाह, हुसैनगंज और खागा, ये इतने विधानसभा क्षेत्रों की बात अगर मैं करूं तो कौन सी ऐसी सीट है जहां कुछ प्रमुख लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और चुनाव किसके किसके बीच में है? ज्यादातर सीटों पर जी यहाँ हुसैनगंज विधानसभा और प्रताप राज्य मंत्री उत्तर
लगी हुई है और साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र ज्योति जी की प्रतिष्ठा गाँव की लगी हुई है। वहाँ प्रमुख रूप से रणवेंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और उनके बीच प्रमुख कुंवर अरुण, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच की लड़ाई जिस तरीके से सभी उत्तर प्रदेश के जिलों में, विधानसभा क्षेत्रों में प्रमुख रूप से बताई जा रही है, बहुजन समाज पार्टी पता नहीं क्यों प्रदेश के पीछे से या उसके साइलेंट वोटर क्या कर रहे हैं जो हम लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही है? क्या सचमुच में बसपा इस लड़ाई से इतना ज्यादा दूर है जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा कि देखने में आ रहा है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बसपा यहाँ पर मजबूती से नहीं हो पा रही है। फिर भी एक विधानसभा है, जहानाबाद विधानसभा, जहाँ पर आदित्य पांडे जी बसपा के कैंडिडेट हैं और वो प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात बिंदकी और खागा की, तो यहाँ पर किस तरीके का समीकरण है और क्या लड़ाई का प्रमुख मुद्दा है? बिंदकी में प्रमुख रूप से जय कुमार जैकी की टीम, जय कुमार जैकी की राज्य मंत्री अपना दल के कैंडिडेट हैं और उनके ठीक है, आप इस पे और उनके बीच बहुत प्रमुखता से दिखाई देता है। क्या फतेहपुर का कोई एक स्थानीय मुद्दा है? क्योंकि आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, निश्चित रूप से फतेहपुर को जितना मैं जानता समझता हूं, चूंकि बांदा, इधर कानपुर, इलाहाबाद और उसके बीच में फतेहपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति, मैं अरुण अपनी पूरी बात कर लूं उसके बाद आप बोलिएगा, क्योंकि फतेहपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति क्यों एक मुद्दा है ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन क्या कानून व्यवस्था वास्तव में इतनी मजबूत रही है पिछले 5 सालों में जिसमें योगी आदित्यनाथ को वो श्रेय दिया जा सकता है उनकी सरकार को? आप यही कहना चाह रहे हैं? देखिए, फतेहपुर के विकास की बात है तो अभूतपूर्व विकास हुआ है सरकार में। यहाँ पर छोटा सा हॉस्पिटल पूर्व कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी विराजमान रही है, वैसा ही का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अनूप, जैसा कि वादा और इसके बाद फतेहपुर में जो हमें खबरें मिल रही वो आप भी सुन रहे होंगे। कुंवर अरुण चूंकि लगभग 15-20 सालों से बहुत सक्रिय रहे हैं, वहां के चुनावी जो गणित होता है, वहां की चुनावी राजनीति और चुनावी चकल्लस में भी ये भाग लेते रहे हैं। अनूप, मैं ये जानना चाहता हूं कि सचमुच में बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से साइलेंट भूमिका में आ गई है इस चौथे चरण के पहुंचने तक, ये शायद थोड़ी सी परेशान करने वाली स्थिति है, या सचमुच में 10 मार्च को कुछ नया ही दिखने को मिलेगा? अनूप, देखिए दिवाकर जी, हम लोग की बहस जब से, कुंवर अरुण आप चुप रहे, अनूप को बोलने दें। जी। देखिए दिवाकर जी, जब से हम लोग की बहस शुरू हुई है चुनाव में शुरू हुए, मैं शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि बीएसपी तीसरा सबसे बड़ा दल बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीएसपी एक साइलेंट वोटर उसके हैं, 20% उसका अपना वोट शेयर रहता है, तो बेशक बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है और वो सीट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, गैर यादव ओबीसी वोट ये या तो बीजेपी के पास आना ही आना है या फिर बीएसपी के पास जाना, लेकिन बीएसपी से भी थोड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई है
जो बीएसपी से जिसको फ्री राशन पहुंचा है, जिसके खाते में 500 रुपए पहुंचे हैं, तो वो बीजेपी का के थोड़ा बीएसपी का वोट कह रहे हैं, वो बीजेपी में सुन रहा है। लेकिन फिर मैं कहूंगा तीसरे चरण में बिल्कुल दूसरे चरण से बीएसपी आगे बढ़ी है। और जैसे कि कल अमित शाह ने एक बयान दिया है, जिसमें अमित शाह ने एक अलग ही तरह का बयान दिया है कि मुसलमान बीएसपी को वोट कर रहा है। ये इसके बाद मायावती ने बयान भी दिया है कि हाँ ये इनके अमित शाह को धन्यवाद कहा इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। तो ये आप इससे बड़ा परिचय क्या हो रही है बीजेपी के बीएसपी की। मैं अनूप इसी सवाल पर आने वाला था। कल अमित शाह का बयान और आज मायावती का बयान, इस बयान में बड़ा साम्य दिखता है और ट्यूनिंग भी बहुत मैच करती हुई दिखती है। पोस्ट पोल अलायंस की अगर कोई स्थिति बनी जैसे कि लड़ाई को बताया जा रहा है, कुछ गठबंधन का स्वरूप बदल सकता है क्या अनूप? देखिए, शुरू से ही आजकल देखा जा रहा है कांग्रेस सपा के लिए मुलायम बनी हुई है। सपा की कई सीटों पे कांग्रेस अपने कैंडिडेट खड़ी की है, चाहे सुभाष यादव की सीट हो या अखिलेश यादव की सीट हो, वहां पे कैंडिडेट नहीं खड़ी की। उसी तरह सपा ने भी रायबरेली और अमेठी में अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए। कहने मतलब ये कि बिल्कुल जैसे हम 2 दिन हम लोग बात कर रहे हैं कि कुछ वोट कांग्रेस से सपा की तरफ किया गया है। तो ये सपा और कांग्रेस का गठबंधन दूसरी तरफ बहुत नीचे तक ये मैसेज गया है कि बीजेपी की बीच की तरह खेल रही है। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा। मैं अपने पीसीआर सहयोगी से कहूंगा कि वो ताजा तरीन जो विजुअल्स आए वो प्लीज आप लूप में उसे जरूर चलाने की कोशिश करें। हाँ अनूप, अपनी बात रखें। हाँ, मैं ये कह रहा था दिवाकर जी कि ये बहुत नीचे तबके का ये मैसेज जा चुका है कि बीजेपी की बीच की तरह खेल रही है। बहुत नीचे तक मतलब मैसेज गया हुआ है। इसका खामियाजा भी शायद बीजेपी को देखना पड़ सकता है, लेकिन हाँ ये बीजेपी के फायदेमंद जरूर है। दूसरी चीज ये है कि अगर चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि बीजेपी को राज करना पड़े तो बेशक बीजेपी के साथ जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस सपा के साथ जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी और सपा का तो डन है कि तलाक हो चुका है, दोनों तरफ बदलाव हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी और बीजेपी साथ में आज इसी अमित शाह के बयान में मायावती का भी थैंक यू जिसे कहा जाए, तो अमित शाह को उन्होंने कहा है। तो बेशक ये दोनों बीच में दोनों पार्टियों के बीच चल रहा है, वो आगे भी देखा जा सकता है। चुनाव के बाद अगर ऐसी परिस्थिति आई कि शायद अगर बीजेपी की सहारा लेना पड़े, राज करना पड़े, तो बेशक बीजेपी के साथ ही खड़ी नजर आई, इसमें कोई संदेह की बात नजर नहीं आती थी। अनूप, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और कुंवर अरुण, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अनूप और हमारे बीच में जो डिस्कशन पिछले 2 दिनों के दौरान चला है उसमें एक नई बात सामने आई जो अब समाचार पत्रों में, समाचार चैनलों में वो सुर्खियां बन रही हैं और उस पर चर्चा हो रही है। और वो ये कि कांग्रेस वस्तु स्थिति को समझ चुकी है, इसलिए कांग्रेस भाजपा को हराने के लिए वोट ट्रांसफर की भूमिका में है। और इस तरह का प्रयोग कांग्रेस ने दिल्ली में किया भी है और शायद उसी की भूमिका में मायावती भी नजर आ रही। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो स्पष्ट भूमिका है, लेकिन अगर जो ये समीकरण बैठ रहा है या बनता हुआ दिख रहा है और सामने सार्वजनिक रूप से, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो और चरणों के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से फायदा हो सकता है? कुंवर अरुण। अरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपसे सवाल यह कर रहा हूं कि फतेहपुर, बांदा, कानपुर, आप इन 3-4 4 लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्रों पर गहरी नजर रखते हैं और आप विश्लेषण भी कर सकते हैं। जो अभी तक का वोटिंग ट्रेंड रहा है वो लगभग 62% के नजदीक रहा है और वोटिंग प्रतिशत गिरा ही है। एक ट्रेंड बताया जाता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है तो भारी मतदान होता है, या कोई प्रतिक्रिया देना होता है वोटर्स को तो भारी मतदान होता है। उसमें फायदा नुकसान किसी को भी हो सकता है। और आप 1989 से चुनाव पर बहुत गहरी नजर रखते हैं और उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं। सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ को आप विनिंग पोजीशन में दिखा रहे हैं,
लेकिन यहां तो नारा ही चल चुका है विकास बनाम बदलाव, और उस दोनों नारों से जनता कनेक्ट हो रही है। इसलिए विश्लेषक स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि बाजी कौन मारेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं पूरी तरह सहमत। मसलन उदाहरण के तौर पर आप बताएं। लगता है कुंवर अरुण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनूप, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर इस उहापोह में मतदाता पहुंच जाए कि विकास बनाम बदलाव की लड़ाई में लड़ाई टक्कर की हो गई, तो कहीं ना कहीं फायदे वाले को नुकसान और नुकसान वाले को फायदा मिल सकता है। क्या यह भी कुछ पैदा करने की स्थिति बन रही है, और ये रणनीति के तहत राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर सकती हैं? आप समझ सकते हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? जी जी बिल्कुल दिवाकर जी, आप इंडिकेशन दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं कि ये उहापोह की स्थिति राजनीतिक पार्टियों द्वारा बनाई दी जाती है, जिससे एक दूसरे को फायदा या नुकसान करने की जो परिस्थिति उसका निर्माण हो सके। बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, चुनाव नेक टू नेक चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चुनाव घोषित होने से पहले एक तरफा नजर आने वाला था, वही चुनाव अब मैं बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि सपा ने इस बात को बिल्कुल एक तरफा नहीं रहने दिया, बल्कि मुकाबले में बीजेपी के जैसे कहा पसीने बीजेपी के आ रहे थे, कोई दो राय नहीं है। अब बात इतनी खाली है कि हाँ, कौन जीतता है कौन आता है। क्या एक लहर जो 2017 में थी, जैसे मोदी की लहर थी, क्या वो उस लहर से बात जा सकती है? तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। वो 300+ साल वाला कोई भी पार्टी जाने की स्थिति में नहीं है। अब तो मेरे ख्याल से ये 200 पार कौन जा सकता है, इससे बात हो रही है। तो बेशक इस बात पे देखा जा सकता है कि सपा बहुत हद तक रोकने की स्थिति में आई है, और जितनी ज्यादा रोक सकती है उसने पहले 2 चरण में रोके हैं। लेकिन हाँ, तीसरे से चरण से बीजेपी थोड़ा सा एडवांटेज ले रही है, गेन ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये गेम कहाँ तक आगे जा सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल 172 सीट तक चुनाव हो चुके हैं। अब उसके लिए अब 172 सीट से आगे जो आप चौथे चरण का चुनाव होगा, तो अब इसमें कौन आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलते रहिए, आप बोलिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, जो गेन होने की होनी है, तो थोड़ा सा एडवांटेज लेने की स्थिति में आई है। अभी आगे कितना जाएगा वही है कि मुसलमान सपा पे भरोसा नहीं करते, बल्कि दूसरी पे भरोसा करके जा रहे हैं। अपने राजनीतिक पंडित इसको अपने में मिटा सकते हैं, चाह रहे हैं। इसीलिए बीएसपी ने अमित शाह को तहसील कहा। कारण यही है कि आपने जैसे बात करी है कि बनाई जाती राजनीतिक पार्टी द्वारा, जिसका फायदा उनको हो, सामने वाले को उसका नुकसान हो। ये अनूप बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के तार किस तरीके से जुड़ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गठबंधन हो रहा है, पोस्टपोल अलायंस हो जाएगा, लेकिन हम एबी स्टार न्यूज पर आगे की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं अनूप, और वो बातें सामने आती भी हैं और वो चर्चा का विषय बनती है। कुंवर अरुण, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर अनूप के नजरिए से बीएसपी तीसरी बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, लेकिन चुनाव के दौरान जो चर्चाएं होती रही, बीएसपी बिल्कुल एक शब्द मैंने इजाद किया है, ऑफ कलर मोड में चुनाव लड़ रही है। क्या आप मानते हैं कि बीएसपी तीसरी ताकत के रूप में उभरेगी, क्योंकि उसके साइलेंट वोटर्स जो है वो बड़ी भूमिका अदा करेंगे? लगता है कुंवर अरुण तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो खैर, एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर लगभग 1:15 होने वाले हैं। 5 घंटे से अधिक, 6 घंटे के करीब चुनाव हो चुका है, और जनतंत्र के इस पर्व में जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही। कई वीआईपीज अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के मतदान केंद्रों पर पहुंचे, और वोट डालने के बाद उत्साह से उन्होंने स्याही का निशान दिखाया। और इस बात की यह तस्दीक है कि जनतंत्र में हमारे सब की आस्था इतनी गहरी है, जिसमें प्रतिनिधि या कोई वीआईपी या आम आदमी
और सब मिल करके चुनाव में भाग ले रहे हैं और 10 मार्च का इंतजार सबको है। लेकिन उसके पहले सभी वो गुणागणित करने में लगे हुए हैं जिसमें जनता ही जनार्दन है और वो बड़े सूझबूझ के साथ नेताओं प्रतिनिधियों को अपने सामने झुकने के लिए मजबूर कर रही। झुकने झुकाने का ये सिलसिला 10 मार्च के पहले तक चलता रहेगा और फैसला 10 मार्च के इस समय तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक उसकी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन तब तक ये खेल चलता रहेगा और उस खेल के पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए देखते रहिए AV स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।